टैक्स से जुड़े हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ इस बार होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश पटेल साहब, आपका स्वागत है। आप अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं और हमारे टैक्स गुरु शो के जो खासियत है वो है कि हर एक्सपर्ट जो है कुछ ना कुछ अपना रिसर्च करके आते हैं, जो आमतौर पे आपको कहीं देखने, पढ़ने को या सुनने को नहीं मिलता है। तो मुकेश पटेल साहब ने भी कई सारे मुद्दों पर खास रिसर्च किया है जो आपको टैक्स बचाने में काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो मुकेश पटेल साहब से इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मिसाल के तौर पर हम बात करेंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में करते हैं अगर आप निवेश तो कैसे बनेगी टैक्स की देनदारी। अगर आप एनआरआई हैं और अपनी मां को पैसे भेजते हैं तो भी क्या देना होगा टैक्स। और साथ में ये बताएंगे कि गिफ्ट या विरासत में मिली संपत्ति पर टैक्स की देनदारी तय करते वक्त किन किन बातों का रखें ख्याल। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक ऐसी स्कीम जो सरकार ने लाई थी करीब 8 साल पहले, और इसका मकसद ये था कि फिजिकल गोल्ड ना रखें, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करें। कई सारे आकर्षक इसमें इंटरेस्ट का फ़ायदा दिया जाता था और इसमें यह था कि 8 साल बाद अगर आप इससे पैसा निकालते हैं तो आपको टैक्स में बड़ी छूट या रियायत मिलती थी। अब 8 साल लगभग पूरा होने को है कुछ महीने बाद, तो कई लोग पैसा निकालने की सोच रहे होंगे। और चूंकि रिटर्न इसमें जब से लॉन्च किया गया था तब से रिटर्न इसमें 200% से भी ज़्यादा का आया है, तो कई लोग पैसा लगाना भी सोचते होंगे। तो इन दोनों लोगों के लिए बड़ी काम की खबर है। तो सबसे पहली बात मुकेश पटेल साहब ये बताइए कि जो लोग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहते हैं अब भी, या फिर जो लोग पैसा निकालने के मन बना रखे हैं अगले कुछ महीनों बाद जब 8 साल पूरा हो जाएगा तब, तो इसमें टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करें वो। लक्ष्मण जी, ये आपने बहुत सही समय चुना है, क्योंकि जैसे आपने बताया नवंबर 2015 में ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम शुरू हुई और सरकार का मकसद ये था कि फिजिकल गोल्ड की जगह अगर लोग ये अपने अकाउंट से इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड होल्ड करें तो वो एक तो सुरक्षित है, आपको प्योरिटी की और उसकी गारंटी है। इसमें एक और भी एक लुभावनी बात थी कि हर साल आपको जैसे सेविंग बैंक अकाउंट पे कुछ ब्याज मिलता है, ऐसे 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, हालांकि वो टैक्सेबल है। एक मिनट, मेरा एक सवाल ये है कि जब मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाता हूँ तो सोवरेन गोल्ड में पैसा लगाते वक्त हम जो पैसा लगाया उसमें तो कोई छूट हमें नहीं मिल रही है। जो 2% या जो भी इंटरेस्ट सरकार देगी उस पर हमको टैक्स देना पड़ेगा, और गोल्ड की कीमत बढ़ गई तो वो जो फायदा होगा उस पर कोई टैक्स नहीं बनता है। मैं वही कह रहा हूं कि जब आपका वो 23,000, समझिए अभी 61,000 के पास चल रहा है, नवंबर में जब 8 साल पर रिडेम्पशन होगा और रिडेम्पशन पर आपको ये पैसा मिलता है तो 1 रुपया भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो जैसे आपने बताया 265% के आसपास ये 8 साल का एप्रिसिएशन और टैक्स फ्री गिने तो CAGR आपका करीब 14% प्लस होता है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा आकर्षण है। उसके पहले अगर आप अर्ली रिडेम्पशन में जाते हैं 5 साल के बाद तो भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और जो इंडेक्सेशन का फायदा है टैक्सेशन में, उसका भी फायदा मिलता है लक्ष्मण जी। अब इसमें अगर जो ब्याज मिलता है हमें, जो 2% तय था पहले, तो उस ब्याज पे जो आमदनी होगी हमें उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? जी, उस पर तो टैक्स जरूर लगेगा। 2.5% आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन मैंने जैसे बताया 2 सिचुएशंस हैं। रिडेम्पशन तक आप रुकते हैं, फाइनल रिडेम्पशन तक, तो ऑन रिडेम्पशन आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। उसके पहले अगर अर्ली रिडेम्पशन में जाते हैं तो आपको जो इंडेक्सेशन के साथ 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का जो नियम है वो आपको लागू होगा। इसमें एक और चीज है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बराबर में कहें तो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो है गोल्ड ETF। वो भी काफी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। अब चूंकि सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव किया बजट में, जो अब 1 अप्रैल से लागू हो गया है, तो अब अगर हम कहें टैक्स के लिहाज से कि गोल्ड ETF और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड दोनों में अगर चुनना हो तो किसको चुना जाए? बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये समझिए 1 अप्रैल के बाद अगर आपको निवेश करना है ऐसे गोल्ड में
तो ईटीएफ के मुकाबले अब सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड आपके लिए बड़े आकर्षक रहेंगे टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि जो ईटीएफ है वो जो नियम बदला गया कि स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स माना इक्विटी नहीं है जो डेट के दायरे में आते हैं, उसके लिए डीम्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का नियम लागू होगा। इसलिए आपको लॉन्ग टर्म का इंडेक्सेशन और जो कंसेशनल रेट का फायदा ईटीएफ के नए निवेश में नहीं मिलेगा, जबकि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में आपको उसके मुकाबले ये फायदा बिल्कुल बरकरार रहेगा, बना रहेगा। तो ये आपको ख्याल में रखना है। तो अगर आप गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाने जा रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं गोल्ड ईटीएफ में लगाऊं या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में लगाऊं, तो टैक्स की देनदारी के हिसाब से देख लीजिए। जैसा कि मुकेश पटेल साहब कह रहे हैं, गोल्ड बॉन्ड ज़्यादा फायदेमंद है, और अगर आप गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगा चुके हैं, लगाने की सोच रहे हैं, तो उसमें भी टैक्स की देनदारी इन्होंने बहुत बखूबी समझा दिया। ये समझकर आप पैसा लगाएंगे तो निवेश बेहतर कर पाएंगे और फायदा भी ज़्यादा कमा पाएंगे और टैक्स भी बचा पाएंगे। चलिए अब सीधे चलते हैं वाराणसी, जहाँ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं कमल कुमार सिंह साहब। कमल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार लक्ष्मण जी, मैं बढ़िया हूं। मैं बनारस से बोल रहा हूं जी, बताएं क्या उलझन है आपकी? सर, मेरा सवाल है कि 2004 में हमने अपनी वाइफ के नाम से एक लैंड लिया था, कृषि। ठीक है। और 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में वो लैंड मेरा एनएचआई में जा रहा है, जिसका कंपलसरी एक्विजिशन में मेरे को पैसा मिला है। वो पैसा हेवी अमाउंट मिला है। ठीक है। अब वो पैसा आवासीय जोड़ के एनएचआई ने हमको दिया है, तो क्या अब इस पर कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? पहला सवाल। और दूसरा सवाल मैं आपके पास आऊंगा, फोन लाइन पे बने रहिए। पहला सवाल का जवाब लेते हैं मुकेश जी से, जो हमारे टैक्स एक्सपर्ट हैं, फिर दूसरा सवाल आपसे पूछूंगा। फोन लाइन पे बने रहिए। मुकेश जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। एग्रीकल्चर लैंड के तौर पर लिया था, अब एनएचआई ने जो इनको कंपनसेशन दिया है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के तर्ज पे दिया है। लक्ष्मण जी, कमल जी के लिए खुश खबर ये है कि ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई जमीन के लिए जब ये कंपलसरी एक्विजिशन करती है रोड बनाने के लिए, सो इट इज डन इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये रोड के लिए समझिए, या हमारे इलाके में जैसे बुलेट ट्रेन बनती है, कहीं कोई इरिगेशन की कनाल बनती है, तो ऐसे केसेस में जब सरकार के द्वारा कंपलसरी एक्विजिशन होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो या नॉन एग्रीकल्चर लैंड हो, उस पर जो आपको मुआवजा मिलता है, कॉम्पेंसेशन मिलता है, इनके लिए खुश खबर ये है, दिस इज कंप्लीटली टैक्स फ्री। आप मुझे कहेंगे ये इनकम टैक्स एक्ट में कहाँ लिखा हुआ है? तो इसके लिए अब राइट फॉर फेयर कॉम्पेंसेशन एक एक्ट बना हुआ है, उसमें इसका प्रावधान किया गया है। और ये प्रावधान को मानते हुए सीबीडीटी ने 2016 में एक सर्कुलर निकाला, सर्कुलर नंबर 36, जहां ये कहा गया है कि ऐसा कोई भी कॉम्पेंसेशन है, इट विल बी ट्रीटेड एज कंप्लीटली एग्जम्प्ट। तो एनएचएआई इनके रोड के 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन से कोई भी अमाउंट हो, मान लो किसी केस में तो 5 करोड़ या 10 करोड़ भी हो सकता है, उस पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। तो कमल जी, आप बिल्कुल खुश हो जाइए, आप पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन लगता है कुछ पेच है। कमल जी एक और सवाल पूछना चाहते हैं, बताएं दूसरा सवाल क्या था आपका? सवाल है कि मेरे को डर था कि मेरे को फाइनेंशियल ईयर 22-23 में वो पैसा मिला था, तो मेरे को डर था। तो मैं लास्ट डेट फाइनेंशियल ईयर 22-23 के दिन मैंने उसमें से 75 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा। वो बिल्डर को दे दिया। मकान खरीदने के लिए कुछ एडवांस दे दिया। तो मेरे को बचे और कुछ पैसे बचे, तो क्या उन पैसे को मैं अगले फाइनेंशियल में बिल्डर को दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं? क्या मेरा टेंशन है कि कैपिटल गेन मेरे को बचाना है। कमल जी, ये जो बिल्डर को आप पैसा दे रहे थे, उससे पहले आप टैक्स को फोन कर लिए होते तो आपको जो है टेंशन रखना ही नहीं चाहिए था। लक्ष्मण जी, इनको कोई टेंशन का चिंता रखने की आवश्यकता नहीं है। वो मकान में निवेश करे या न करे, बिल्डर को दे या न दे, उनको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। बिल्कुल, आपको बिल्कुल कोई टैक्स देना ही नहीं है, बिल्डर को दे दिए, लेकिन डर के मारे अगर दिए तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसी सूरत में तुरंत आपको टैक्स गुरु से संपर्क करना चाहिए था। लेकिन खैर, आप पे टैक्स की देनदारी बिल्कुल नहीं बनेगी और आप निश्चिंत हो जाइए, आप उस पैसे का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करिए। चलिए अब चलते हैं दिल्ली, जहां से राकेश अरोड़ा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी नमस्कार।
नमस्कार सर, मैं अप्रैल 2022 से रिटायर हुआ हूँ और मेरा पीएफ एक्युमुलेशन पीएफ कमिश्नर के पास है। तो 3 साल तक वहाँ पैसा रख सकता हूँ। मैं ये जानना चाहूंगा कि ब्याज मिलेगा, उस पर मुझे देना है कि नहीं देना है, क्योंकि पीएफ से हम 15 साल करते हैं तो टैक्स नहीं लगता है। राकेश जी, आपके लिए अब देखिए, आपने सही बताया कि पीपीएफ होता है तो उसमें 15 साल के बाद भी आप अपना अकाउंट चालू रखते हैं, उस पर जो ब्याज मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं है। पर ये जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का ईपीएफ का अकाउंट है, उसमें आप सतर्क रहिए, क्योंकि हालांकि इसके बारे में इनकम टैक्स एक्ट में अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, पर कुछ इस पर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स के आए हैं, जिनमें ये कहा गया है कि एक बार एम्प्लॉय जब तक रिटायर होता है, उसको जो भी उसका प्रिंसिपल और उस दिन तक का इंटरेस्ट है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उसके बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं रहती है, तो जो उसको ब्याज मिलता है वो अकाउंट कंटिन्यू करता है, तो रिटायरमेंट के बाद का जो इंटरेस्ट है उसको सेक्शन 10(11) या सेक्शन 10(12) का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, उस पर आपको टैक्स भरना होगा, ये ख्याल में रखिए। चलिए, तो इसका ख्याल रखिएगा, ऐसी सूरत में टैक्स आपको भरना पड़ सकता है। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कि गिफ्ट में मिली संपत्ति पर टैक्स की देनदारी तय करते वक्त किन किन बातों का रखें ख्याल, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं होटल अशोका के बारे में। दरअसल ये आईटीडीसी मैनेज्ड होटल, जिसके बारे में आपने कई बारी चर्चाएं सुनी होंगी, खासतौर से इसके विनिवेश को लेकर या मोनेटाइजेशन को लेकर। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर बात की जाए तो दरअसल इस होटल का नाम जो है वो अशोका द ग्रेट के नाम पर रखा गया था, इसलिए द अशोका पहले इसका नाम था, बाद में अशोक कर दिया गया। दरअसल कई साल पहले जब यूनेस्को की इवेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब गए थे, तब उनको लगा था कि इंडिया को भी एक मार्क बनाना चाहिए, और उसी के ही अगले यूनेस्को मीटिंग से पहले उन्होंने सोचा कि भारत को भी एक बढ़िया 5 स्टार वो ज़रूर वहाँ पर जहाँ पर मीटिंग हो पाए इस तरह की एक जगह बना कर देंगे। तो तब उन्होंने इस तरह का डिसीज़न लिया और उसके साथ ही अशोका होटल की स्थापना की, तो ऊपर कामकाज करना शुरू हुए। लेकिन उस समय पर तो इतनी एमिनिटीज़ नहीं थी, लेकिन विद टाइम इसको डेवलप किया गया और अगली यूनेस्को की बैठक से पहले इसको रेडी भी कर दिया गया। साथ ही साथ ये पहला 5 स्टार और कन्वेंशन हॉल था जो कि इस इवेंट के लिए तैयार किया गया था। पहले अशोका होटल और फिर बाद में अशोक होटल के नाम से ये जाना जाने लग गया। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में, ये दिल्ली का लार्जेस्ट पिलर लेस यानी कि बिना खंभों के सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल वाला कोई अगर होटल है दिल्ली में तो वो अशोका होटल है, और एक बड़े स्प्रेड एरियाज में यानी कि 11 एकड़ की ज़मीन में ये होटल बना हुआ है। तो अगर आप कभी भी नेक्स्ट टाइम उस होटल की तरफ जाएंगे तो उसका आकार विकार ज़रूर देखिएगा, किस तरह का भव्य होटल ये बनाया गया है। करीब करीब 2 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ पर रिटेल और ऑफिस स्पेस है। रफली 30,000 के आसपास के यहाँ पे जो स्क्वायर फीट के आसपास के बैंक्वेट्स हैं। इसके अलावा 8 रेस्टोरेंट हैं जो कि करीब करीब 25,000 स्क्वायर फीट्स के हैं। तो इस तरह का एक मासिव एरिया जो कि 11 एकड़ के अंदर बनाया गया है और इस तरह की एमिनिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वहाँ पर एक मैंगो ट्री है जिसको खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय पर प्लांट किया था, वो आज भी है, और आज भी उस पेड़ के जो मैंगोज होते हैं उससे वहाँ पर जैम और पिकल जैसी चीज़ें जो आप अगर होटल में यूज़ करेंगे तो वो उसी पेड़ से बने, उसी पेड़ के आमों से बनाकर आपके सामने पेश की जाती है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में, इसमें कई सारे बड़े नाम, बड़ी हिस्टोरिकल हस्तियां जो हैं वो भी यहाँ पर रुकी हैं, जिसमें एलिजाबेथ II, मार्गरेट थैचर, बिल क्लिंटन जैसे कई बड़े नाम जो हैं वो इस होटल के अंदर आकर रुक चुके हैं। साथ ही साथ कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो दिल्ली का पहला नाइट क्लब था वो भी अशोका होटल में ही खुला था, और ये जो शुरुआत हुई थी 1970s में हुई थी। उस ज़माने में इस नाइट क्लब के अंदर उषा उत्तुप समेत या फिर शैरन प्रभाकर जैसे कई फेमस सिंगर्स ने परफॉर्म भी किया है, और उतना ही नहीं, इस जो मशहूर अभिनेत्री हैं जैसे मीनाक्षी शेषाद्री हुई या फिर हेमा मालिनी हुई, उन्होंने भी इस नाइट क्लब के अंदर कई बार परफॉर्म भी किया। जब वो
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे साथ हैं अहमदाबाद से जुड़े हुए जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, कई सारे सवाल तो आए हैं, लेकिन आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा की थी कि सरकार ने जो कैपिटल गेन्स टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इंडेक्सेशन का एक नया ये निकाला था, आंकड़ा निकाला था, फिर बेंचमार्क का इंडेक्स निकाला था। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई संपत्ति गिफ्ट मिल जाती है, वसीयत मिल जाती है, विरासत मिल जाती है, तो जब हम उस संपत्ति पर कैपिटल गेन्स टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें किन किन बातों का ख्याल रखें, खासतौर से इस तरह के इंडेक्सेशन का? बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये बख्शीश, वसीयत या विरासत में जब आपको कुछ मिलता है तो समझिए उसकी आपकी तो कोई कीमत होती नहीं है। ठीक है, आपको तो जीरो में मिला है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या इसकी वैल्यू मेरे लिए जीरो होगी? अच्छा, आपको मिला है आज और आप उसका अगर इंडेक्सेशन का, जैसे हमने लास्ट ईयर टाइम बताया, तो उसका इंडेक्सेशन की गिनती कैसे करें? तो ये दोनों चीज में बातें ये स्पष्ट इनकम टैक्स एक्ट में है कि सबसे पहले द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर। अच्छा, और सेकेंडली पीरियड ऑफ होल्डिंग, मेरे लिए जब से लेके जिसने मुझे बख्शीश, वसीयत या विरासत में दिया है उसने कब धारण किया था, तब से लेके मैं जिसको कवर करता हूं ये पूरा समय उसको मेरे पीरियड ऑफ होल्डिंग में गिना जाएगा। अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर से बताऊं, मान लीजिए कि किसी के पिताजी ने 2001 के पहले एक प्रॉपर्टी ली थी जिसकी 2001 की वैल्यू 10 लाख थी। ठीक है, और समझिए वो आज उनका देहांत होने पर उनको आज प्रॉपर्टी मिलती है और एक ही दिन के बाद वो प्रॉपर्टी को बेचा जाता है। तो भी आपको जान के शायद विस्मय होगा, पर दी रूल इज कि आपको 10 लाख से लेके अभी जो इंडेक्स है 348, उसको ख्याल रखते हुए 34,80,000 अच्छा, कि आपकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी। और 35 लाख में आपने बेचा, एक ही दिन में बेचा, तो भी आपका टैक्सेबल गेन लॉन्ग टर्म केवल 20,000 होगा। अच्छा। तो ये दो नियम हमें जब ऐसे एसेट्स मिलते हैं इसके लिए ख्याल में रखना है। बहुत अच्छे से आपने दर्शकों को बहुत अच्छे से आपने उदाहरण देकर के समझा दिया, और बहुत ही जटिल होता है ये सारा कैलकुलेट करना, लेकिन आपने बखूबी और आसान भाषा में समझाया। उम्मीद करता हूँ दर्शकों के सारे कन्फ्यूजन इसमें दूर हो गए होंगे। अब चलते हैं पुणे, जहाँ से पराग भिड़े साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पराग साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? हाँ, मेरे एक ही बैंक में सेवरल यानी 5-6 एफडीज है जिनका इंटरेस्ट इनकम एनुअली 7 लाख से नीचे कम आ जाता है। ठीक है, तो ये हाँ, इस साल के फाइनेंशियल ईयर के लिए 7 लाख तो अपर लिमिट है टैक्स के लिए। तो क्या मैं फॉर्म 15H बीइंग अ सीनियर सिटीजन सब एफडीज के लिए फाइल कर सकता हूँ? ठीक है मुकेश जी। बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये जरूर कर सकते हैं, और कोई भी दुविधा के बिना। केवल ये ही नहीं, हमारे इनके जैसे सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको ये याद रखना है कि अगर वो दे आर ऑप्टिंग फॉर द न्यू स्कीम जहां 7 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है अगर आपकी इनकम उससे कम है तो, क्योंकि रिबेट का फायदा मिलता है। तो 15H आप दे सकते हैं। इसके बारे में सीबीडीटी ने 2019 में जो सर्कुलर जारी किया था, उस समय 5 लाख की रिबेट की मात्रा थी, अब ये 7 लाख की गई। वही सर्कुलर उसी स्पिरिट में ये चालू रहेगा। तो भाई साहब आप 15H दीजिए और निश्चिंत हो जाए। बिल्कुल पराग जी, कोई टेंशन की बात नहीं है और आपने सही सोचा है। चलते हैं गुरुग्राम, जहां से अभिषेक खंडवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी नमस्कार। नमस्कार। कहाँ उलझन है आपकी? मेरा सवाल एचयूएफ टैक्स प्रोविजन से रिलेटेड था। तो अगर करता है एचयूएफ मेंबर एचयूएफ को गिफ्ट करता है गिफ्ट इन अ फॉर्म ऑफ कैश या प्रॉपर्टी, तो उसके टैक्स प्रोविजन क्या रहेंगे, और उस गिफ्ट से कोई इनकम एक्रू होती है तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसी रहेगी? ठीक है जी, देखिए इसमें दो बातों का ख्याल रखिए। सबसे पहले जब इंडिविजुअल जो करता है या मेंबर है वो अपने ही एचयूएफ को कितनी भी रकम की गिफ्ट दे, तो एचयूएफ के हाथ में कोई टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि उसको रिलेटिव के दायरे में माना जाता है सेक्शन 56(2) के तहत। इसलिए एचयूएफ को टैक्स का सवाल नहीं है।
लेकिन आपको ख्याल में ये रखना है कि हालांकि आप अपने एचयूएफ को दे रहे हैं गिफ्ट, तो सेक्शन 64 के तहत जो क्लबिंग के प्रोविजंस हैं वो लागू होंगे और एचयूएफ की जो आय होगी वो आपकी आय में उसको जोड़ा जाएगा, वो क्लबिंग होगा, ये आपको ख्याल रखना है लक्ष्मण जी। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे अगर आप एनआरआई हैं और अपनी मां को पैसे भेजते हैं तो भी क्या देना होगा टैक्स, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं डीएलएफ की, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। ये इस कंपनी का फुल फॉर्म है और ये सबसे पुरानी रियल स्टेट कंपनियों में शुमार है। 1946 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और चौधरी रघुवेंद्र सिंह साहब ने इसकी शुरुआत की थी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दिल्ली में जो बहुत ही प्रोमिनेंट एरियाज हैं जैसे कि ग्रेटर कैलाश, हौस खास, साउथ टेक्स, शिवाजी पार्क, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको डीएलएफ ने ही डेवलप किया था। और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में कंपनी का आईपीओ आया था 2007 में और उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ के तौर पर शुमार था। जो कंपनी के मालिक हैं कुशल पाल सिंह साहब, वो एक ज़माने में इस कंपनी को 27 लाख रुपए में बेचने को बिल्कुल तैयार ही हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने वो फैसला वापस ले लिया और आज ये कंपनी करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की वर्थ रखती है। जनरल इलेक्ट्रिक पहली सबसे बड़ी ग्लोबल कंपनी थी जो कि इस कंपनी के लीज ऑफिस स्पेस डीएलएफ सिटी में आने वाली थी और उसके बाद धीरे धीरे कई नाम जैसे ब्रिटिश एयरवेज, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले, आईबीएम, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि बाद में आते हुए दिखाई पड़े। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डीएलएफ से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनी जो कि मार्केट कैप के लिहाज से है, वो है नाइकी के बारे में। दरअसल 62% वर्ल्ड एथलीट मार्केट का जो मार्केट शेयर है वो नाइकी कैप्चर करता है और हम सब जानते हैं किस तरह से इस ब्रांड की डोमिनेंस दुनिया भर में देखने को मिलती है। इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो करीब करीब 1964 में हुई थी और इसकी शुरुआत ओरिगन्स के एक ट्रैक एथलीट फिलिप नाइट और उनके कोच बिल बोवरमैन साहब ने की थी। और शुरुआती कारोबार में नाइकी जूते बनाने कामकाज में तो नहीं थी, लेकिन हाँ ओनित्सुका टाइगर जिसके जूते आपने अक्सर मॉल में देखे होंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल आया है पश्चिम बंगाल से। ये शेखर प्रमाणिक जी हैं, वैसे ये एनआरआई हैं और ये एनआरआई हैं और इनकी माँ जो है वो भारतीय हैं। अब दुविधा ये आ रही है कि ये 2 साल से मलेशिया में रह रहे हैं, वहाँ काम करते हैं, वहाँ से जो भी पैसा मिलता है उसका एक हिस्सा अपनी माँ को भेज देते हैं और जो अकाउंट में पैसा भेजते हैं वो जॉइंट अकाउंट है जहाँ पे इनकी माँ फर्स्ट होल्डर है और ये खुद सेकंड होल्डर है। अब ये जानना ये चाहते हैं कि पहली बात कि क्या ये पैसा भेजना ऐसे अकाउंट में सही है ना, इनकम टैक्स विभाग के हिसाब से गैर कानूनी तो नहीं है। तो दूसरा सवाल भी इनके पास है, तो पहला कानूनी है कि नहीं है मुकेश जी? लक्ष्मण जी, एक बहुत क्लियर बात है कि एनआरआई कोई भी हो उसकी विदेश की आय है, जब वो विदेश में आय कमा के वो यहाँ इंडिया में जब वो रेमिट करता है और अपने अकाउंट में या किसी के साथ जॉइंट अकाउंट में उसको वहाँ भेजता है, तो यहाँ भेजने में कोई टैक्स के या एक्सचेंज कंट्रोल के रेगुलेशंस में कोई भी उसमें अंतराय नहीं है और इस पर भेजी हुई रकम पर कोई टैक्स की जिम्मेवारी भी खड़ी नहीं होगी। तो ये जॉइंट अकाउंट में अगर फर्स्ट होल्डर भारतीय है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, सेकंड होल्डर एनआरआई है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें जो माताजी भले फर्स्ट अकाउंट होल्डर है पर ये जो आय है वो विदेश में कमाई हुई है, यहाँ वो रेमिटेंस है, इट इज ऑन द कैपिटल अकाउंट, इसलिए इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो आपने अगले सवाल का भी जवाब दे दिया है कि ये अगले सवाल का जवाब आपने दे ही दिया। पहली बात तो ये गैर कानूनी नहीं है। शेखर प्रमाणिक जी आप बिल्कुल बेहिचक पैसा भेजते रहिए। दूसरा, जो पैसा भेजते हैं या फिर इस अकाउंट में जो पैसा है उस पर टैक्स की देनदारी भी बिल्कुल नहीं बनेगी,
क्योंकि ये पैसा विदेश में कमाया हुआ पैसा है। तो निश्चिंत हो जाइए। और मुकेश पटेल जी, सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और खास रिसर्च करके लाए कई सारे टॉपिक पर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से यही कहूंगा, उनके पास कोई भी सवाल हो, चाहे जीएसटी से जुड़ा हुआ हो या फिर इनकम टैक्स से, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। अपना जब सवाल भेजें तो अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज।